नमस्कार। आज हम प्रबंधकीय निर्णय हेतु लेखांकन विषय इकाई 4 के एक नए अध्ययन बिंदु गुणवत्ता लागत विधि का अध्ययन हम करेंगे। गुणवत्ता लागत विधि एक नवीन अवधारणा है जो कि कुल गुणवत्ता प्रबंधन का ही एक हिस्सा है। इस अवधारणा का प्रतिपादन सन 1951 में जोसेफ जुरान के द्वारा किया गया था। बाद में फिगेनबॉम ने इसका और परिष्करण किया। गुणवत्ता लागत विधि का आशय हम जानने का प्रयास करेंगे। हम जानते हैं कि कोई भी उत्पाद या सेवा की गुणवत्ता को बनाए रखना बहुत ही आवश्यक है और इसकी गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए अनेक प्रकार के विशिष्ट लागतों की आवश्यकता होती है। अब हम जानना चाहेंगे कि ये लागत किस तरह की है, कितनी मात्रा में है और इसकी क्या उपयोगिता है। इसके लिए आवश्यक है कि इन लागतों का अलग से संकलन किया जाए, विशेष रूप से इसकी प्रस्तुति की जाए और इनका विश्लेषण किया जाए। इस प्रकार इन लागतों का जब अलग प्रकार से संधारण किया जाता है तो इसे ही हम गुणवत्ता लागत विधि कहते हैं। हम दूसरे शब्दों में यह कह सकते हैं कि गुणवत्ता लागत विधि एक ऐसी विशेष लेखांकन विधि है जिसके माध्यम से किसी उत्पाद या सेवा के गुणवत्ता से संबंधित लागतों का पृथक से संधारण किया जाता है। आइए अब हम गुणवत्ता लागत विधि को एक चित्र के माध्यम से भी समझने का प्रयास करते हैं। जैसा कि हम देख पा रहे हैं, गुणवत्ता लागत विधि को इस चित्र के माध्यम से दिखाया गया है। इस चित्र में दो प्रकार के गुणवत्ता लागत हैं, जिसमें से पहला है दृश्यमान गुणवत्ता लागत, अर्थात ऐसे लागत जिनको गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए भौतिक रूप से खर्च किया जाता है, जिसको हम स्पष्ट रूप से देख पाते हैं। जैसे यदि गुणवत्ताहीन होने के कारण किसी उत्पाद को डंप कर दिया जाता है तो स्क्रैप के रूप में जो खर्च आते हैं, या फिर यदि किसी उत्पाद में गुणवत्ता में कोई कमी होती है तो उसको हम मरम्मत के माध्यम से गुणवत्ता युक्त बनाते हैं। ऐसे सारी लागतें जो हैं दृश्यमान गुणवत्ता लागत कहलाएगी। दूसरा है अदृश्य गुणवत्ता लागत, जिसको हम प्रत्यक्ष रूप से देख नहीं पाते। जैसे गुणवत्ताहीन वस्तु होने के कारण ख्याति में जो कमी होती है, इसके कारण जो लागतें लगती है, जो नुकसान होती है, हानियां होती है, इसको हम अदृश्य गुणवत्ता लागत कह सकते हैं। इन दोनों प्रकार के गुणवत्ता लागतों का संकलन, प्रस्तुतिकरण और विश्लेषण, जिसके माध्यम से किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जा सके, यही विधि जो है गुणवत्ता लागत विधि कहलाती है। पिछले स्लाइड में हमने यह जाना है कि गुणवत्ता लागत विधि गुणवत्ता लागत के विशेष संकलन, प्रस्तुतिकरण और विश्लेषण की एक विधि है। परंतु यह गुणवत्ता लागत क्या होती है, इसको हम अब समझने का प्रयास करेंगे। हम जानते हैं कि प्रत्येक उत्पादक अपने उत्पाद की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए विशेष प्रयास करती है। इसके लिए वह एक उच्च गुणवत्ता मापदंड का निर्धारण करती है और इसका प्रयास वह नियोजन से लेकर उत्पादन तक, उत्पादन से लेकर बिक्री के पश्चात तक की प्रक्रियाओं में भी वह प्रयास करता है। उत्पादन के दौरान वह देखता है कि जो इनपुट सामग्रियां हैं
वह उचित गुणवत्ता की हो। जो उत्पादन प्रक्रियाएं हैं, इसका भी वह सतत निगरानी रखता है और प्रयास करता है कि वह उचित प्रमाप के अनुसार हो। जब उत्पाद बनकर तैयार हो जाता है, तब भी वह उसका परीक्षण करता है कि क्या वह उत्पाद निर्धारित मापदंड के अनुसार बना है या नहीं है, कहीं गुणवत्ता में कोई कमी तो नहीं है। इसके लिए भी वह निरीक्षण प्रक्रिया पूरी करता है। साथ ही साथ यदि बिक्री पश्चात भी ग्राहकों द्वारा यदि गुणवत्ता में किसी भी प्रकार की कोई कमी बताई जाती है, तो उसके मरम्मत के द्वारा उसको दूर करने का प्रयास किया जाता है, या फिर उत्पाद को बदलकर उन्हें दूसरा उत्पाद देने का प्रयास किया जाता है। यह सारी व्यवस्थाएं वास्तव में किसी उत्पाद की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए की जाती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि किसी भी उत्पाद के नियोजन से लेकर बिक्री पश्चात तक भी उस गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए बहुत सारे खर्चे, लागतें आती हैं। ये पूरा लागत का जो योग है, इसी योग को ही हम गुणवत्ता लागत कहते हैं। हम इसको एक उदाहरण से भी समझ सकते हैं। यदि कोई उत्पादक किसी रेफ्रिजरेटर को 320 वोल्ट तक के करेंट की क्षमता, सहने की क्षमता वह चाहता है, तो वह सतत प्रयास करता है। वह यह देखता है कि जो उपकरण लगाए गए हैं वह इस योग्य हो कि इस निर्धारित क्षमता को वह पूरी कर सके। रेफ्रिजरेटर के उत्पादन के पश्चात भी वह जरूर इसका परीक्षण करता है कि वह 320 वोल्ट के करंट को सह सके। इसके बाद भी, बिक्री के बाद भी यदि ग्राहकों द्वारा यह शिकायत की जाती है कि यह निर्धारित क्षमता के अनुरूप नहीं है और किसी भी प्रकार के इसमें फॉल्ट हुआ है, तो उत्पादक का यह प्रयास होता है कि उसको जो भी गुणवत्ता में कमी है उसको ठीक कर दिया जाए, या फिर बदलकर उसको दूसरा रेफ्रिजरेटर दे दिया जाए। इस तरह से ये पूरी जो लागत है, ये पूरी लागत जो है उस रेफ्रिजरेटर, उस उत्पाद की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए की गई। इन सभी का योग जो है, इसको ही हम गुणवत्ता लागत कहते हैं। अभी तक गुणवत्ता लागत का अर्थ समझ लिया है। अब हम गुणवत्ता लागत के कौन कौन से घटक होते हैं, इसको हम जानेंगे। प्रस्तुत चित्र जो है, यह फिगेनबाउम के अनुसार गुणवत्ता लागत के विभिन्न घटकों को दर्शाती है। हम देख पा रहे हैं कि गुणवत्ता लागत को मुख्य रूप से दो आधारों पर विभाजित किया गया है। पहला है नियंत्रण की लागतें और दूसरा है नियंत्रण में असफलता की लागतें। इसमें नियंत्रण की लागतें जो है, इसको हम धनात्मक लागत के रूप में समझ सकते हैं। अर्थात इसमें यह प्रयास किया जाता है कि उत्पाद की गुणवत्ता में किसी भी प्रकार की कोई कमी ना आए। इसके लिए जो भी प्रयास किए जाते हैं, जो भी व्यवस्थाएं की जाती है, इसकी लागत को हम नियंत्रण लागतें कहते हैं। इसके मुख्य रूप से दो भाग हैं। पहला है रोकथाम की लागत, अर्थात उत्पाद में किसी भी प्रकार की गुणवत्ता संबंधी कोई त्रुटि ही ना हो पाए, कोई खामी ही ना रहे, इसका जो प्रयास किया जाता है, इसकी जो लागतें होती है, इसको हम रोकथाम की लागतें कहेंगे। जैसे एक अच्छी योजना बनाना, उत्पाद के एक अच्छे डिजाइन बनाना, ये सारी जो व्यवस्थाएं हैं, यह रोकथाम की लागतों के अंतर्गत आती हैं। दूसरा भाग है, वह है मूल्यांकन की लागतें। उत्पादन के दौरान चूंकि अनेक प्रक्रियाओं से उत्पाद गुजरती है, और यदि उत्पाद में हम किसी भी प्रकार की कोई खामी नहीं चाहते, तो उन प्रक्रियाओं का सतत और गहन निरीक्षण करना आवश्यक है।
उत्पाद के निर्माण के पश्चात भी उसका परीक्षण करना आवश्यक है कि क्या वह निर्धारित गुणवत्ता के अनुरूप है या नहीं। इन सब व्यवस्थाओं पर जो लागतें आती है, इसी को ही हम मूल्यांकन लागतें कहेंगे। इस प्रकार नियंत्रण की लागत मुख्य रूप से रोकथाम लागत और मूल्यांकन की लागतें इन दोनों भागों से मिलकर बनी हुई है। अब हम दूसरे आधार की ओर चलते हैं, नियंत्रण में असफलता की लागतें। यदि हमारे प्रयास के बाद भी उत्पाद में किसी भी प्रकार की कोई खामी होती है, कोई कमी होती है, तब नियंत्रण में असफलता की लागतें उत्पन्न होती हैं। इसके भी दो भाग हैं। इसमें पहला है आंतरिक असफलता लागत। जब तक उत्पाद की बिक्री नहीं हुई है और यह अभी तक उत्पादक के हाथों में ही है, और उस समय यदि किसी भी खामी की कोई जानकारी होती है, तब उसको ठीक करने में जो भी लागतें आती है, इसको हम आंतरिक असफलता की लागत कहते हैं। जैसे ही उत्पाद ग्राहकों के हाथ में चला जाता है और उसके पश्चात यदि किसी भी प्रकार की कोई भी खामी या गुणवत्ता में कमी दिखाई देती है, तो इसको ठीक करने में जो हमारी व्यवस्थाएं होती है, उसकी लागत जो है बाह्य असफलता लागत कहलाती है। इस प्रकार से गुणवत्ता लागत के मुख्य रूप से 4 घटक हमारे सामने आते हैं। पहला है रोकथाम की लागतें, दूसरा मूल्यांकन लागतें, तीसरा आंतरिक असफलता की लागत, और चौथा है वह है बाह्य असफलता की लागत। इसका विस्तृत अध्ययन हम आगे स्लाइड में करेंगे। अब हम गुणवत्ता लागत के विभिन्न घटकों पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे। इसमें पहला घटक है रोकथाम की लागतें। हम जानते हैं कि रोकथाम की लागतें वे लागतें हैं जो किसी भी उत्पाद के गुणवत्ता में कमी आने को रोकने के लिए की जाती है। इसके कुछ प्रमुख उदाहरण हैं जिस पर हम चर्चा भी करेंगे। इसमें पहला है गुणवत्ता संबंधी योजना बनाना, अर्थात किसी भी उत्पाद की गुणवत्ता का निर्धारण कैसे किया जाएगा, क्या मापदंड होंगे, इन सब की योजना बनाना ही गुणवत्ता संबंधी योजना कहलाती है। इसके लिए विभिन्न तकनीकों का सहारा लिया जाता है, विभिन्न विद्वानों का सहारा लिया जाता है, विशेषज्ञों की सेवा ली जाती है। इससे संबंधित जो भी लागत है, इसको हम रोकथाम की लागत के महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में जानेंगे। दूसरा है गुणवत्ता विकास प्रशिक्षण एवं कौशल विकास। हम जानते हैं कि किसी भी उत्पाद की गुणवत्ता श्रमिकों के अर्थात श्रम शक्ति के गुणवत्ता पर निर्भर करता है। इसलिए श्रमिकों का भी गुणवत्ता विकास होना आवश्यक है। इसके लिए जो भी कार्यक्रम बनाए जाते हैं, इस पर जो भी लागतें आती है, यह भी रोकथाम लागत का एक प्रमुख हिस्सा कहलाती है। तीसरा जो बिंदु है वह है उत्पादन डिजाइन। यदि उत्पाद के डिजाइन में ही कोई खामी हो, तब हम बाकी के जो भी प्रयास हम करेंगे, उस पे गुणवत्ता में कहीं न कहीं कमी आना निश्चित है। इसलिए उत्पाद का डिजाइन दोष रहित होगा तो उसकी गुणवत्ता बनाए रखी जा सकेगी। इसलिए उत्पाद का डिजाइन गुणवत्ता युक्त हो, इसके लिए जो व्यय किए जाते हैं वह रोकथाम लागत कहलाएगी। अगला बिंदु है व्यवस्था विकास एवं प्रबंधन। उत्पाद के उत्पादन के लिए जो संगठन का विकास किया जाता है, जो कर्मचारियों अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है, व्यवस्था की जाती है, ये समस्त व्यय भी रोकथाम लागतों का एक प्रमुख हिस्सा होता है। अंत में है गुणवत्ता सूचना प्रबंधन। चूंकि उत्पाद के गुणवत्ता संबंधी तथ्यों की जानकारी भी होना आवश्यक है, तभी उसमें किसी भी प्रकार के दोष को आने से रोका जा सकता है। इसके लिए जो व्यवस्था की जाती है, जो सूचना पद्धति अपनाई जाती है,
इस पर आने वाले खर्चे जो हैं, आने वाली लागतें जो है वह रोकथाम लागतों के अंतर्गत आती है। इस प्रकार गुणवत्ता लागत के पहले घटक के रूप में रोकथाम लागतें जो है बहुत ही महत्वपूर्ण घटक हैं। घटक है वह है मूल्यांकन लागतें। हम जानते हैं कि किसी भी उत्पाद की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए उत्पादन के दौरान कच्ची सामग्री और उत्पादन प्रक्रियाओं पर सतत निगरानी रखी जानी चाहिए। वही उत्पादन के बाद उत्पाद की गुणवत्ता की भी पर्याप्त जांच किया जाना चाहिए। इस व्यवस्था पर जो भी लागतें आती है इसको ही हम मूल्यांकन लागतों के अंतर्गत मानते हैं। इसके प्रमुख उदाहरण इस प्रकार हैं। पहला है कच्ची सामग्री निरीक्षण एवं परीक्षण व्यवस्था। चूंकि उत्पाद की गुणवत्ता कच्ची सामग्री की गुणवत्ता पर बहुत हद तक निर्भर करती है, इसलिए कच्ची सामग्री की गुणवत्ता का परीक्षण और सतत निरीक्षण बहुत आवश्यक है। इस व्यवस्था पर जो लागतें आती है यह मूल्यांकन लागतों का एक उदाहरण है। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है श्रम की गुणवत्ता जांच, अर्थात श्रमिक की मानसिक स्थिति कैसी है, क्या वह तकनीकी रूप से सक्षम है। इन सारी चीजों की सतत जांच करना भी मूल्यांकन लागत का एक हिस्सा है। तीसरा बिंदु है उत्पादन प्रक्रिया की सतत निगरानी। उत्पादन प्रक्रिया के लिए जो मापदंड निर्धारित किया गया हो, क्या उत्पादन प्रक्रिया उस मापदंड के अनुरूप क्रियान्वित हो रही है या नहीं, इसको जानना, इसका मूल्यांकन करना बहुत ही आवश्यक है। तभी हम उत्पाद की गुणवत्ता पर नियंत्रण रख पाएंगे। इस तरह से उत्पादन प्रक्रिया की निगरानी व्यवस्था की जो लागतें हैं वह मूल्यांकन लागतों का एक उदाहरण है। इसी तरह से जब वस्तु का उत्पादन हो जाए तब हमको यह जानना बहुत ही आवश्यक है कि क्या वह वस्तु हम जिस गुणवत्ता का चाहते थे क्या उसी गुणवत्ता का है या उसमें कहीं पर कोई दोष है। इसके लिए भी जो प्रमाप तय किए गए हैं, जो मापदंड तय किए गए हैं, उसके आधार पर उस वस्तु की जांच करना, उस उत्पाद की जांच करना परम आवश्यक है। इसकी व्यवस्था की लागतें भी मूल्यांकन लागत का हिस्सा है। अंतिम जो बिंदु है वह है गुणवत्ता अंक। अंतिम जो महत्वपूर्ण बिंदु है वह गुणवत्ता अंकेक्षण। गुणवत्ता अंकेक्षण का अर्थ है कि गुणवत्ता की जांच के लिए जो विधियां अपनाई जा रही है क्या वह उचित है या नहीं, इसकी जांच भी बहुत ही आवश्यक है। इस प्रकार से गुणवत्ता अंकेक्षण पर आने वाले व्यय भी मूल्यांकन लागतों का एक हिस्सा है, एक भाग है। तीसरा महत्वपूर्ण घटक जो है वह है आंतरिक असफलता लागतें। जैसा कि हमने पूर्व में चर्चा किया है कि उत्पादन के बाद उत्पाद की गुणवत्ता की जांच करना बहुत ही आवश्यक है और जांच में यदि किसी भी प्रकार की कोई खामी नजर आती है, कोई कमी नजर आती है, तब हमको उसको सुधार के लिए विभिन्न कदम उठाने पड़ते हैं। इसकी लागत जो है वह आंतरिक असफलता की लागत कहलाती है। इसके भी कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण हैं, इसको हम आगे जानेंगे। इसमें पहला जो उदाहरण है वो स्क्रैप के रूप में हानि। यदि उत्पाद की गुणवत्ता बहुत ही निम्न स्तर की है जिसको ग्राहकों को नहीं दिया जा सकता, तो इस प्रकार से इसको हम डंप कर देते हैं या अस्वीकार कर देते हैं और इस प्रकार से स्क्रैप के रूप में जो हानि होती है इसकी लागत जो है आंतरिक असफलता की प्रमुख लागत है। दूसरा बिंदु है सुधार की लागत। यदि उत्पाद जो है उसकी गुणवत्ता में कमी अवश्य है
परंतु उसको सुधार कर ठीक किया जा सकता हो, तब हम उसके सुधार पर जो व्यय करेंगे वह सुधार की लागत कहलाएगी। तीसरा जो बिंदु है वह पुनः डिजाइनिंग। यदि उत्पाद के डिजाइनिंग में कोई कमी है जिसके कारण उसके गुणों में कोई कमी आ रही हो, तो हमको पुनः डिजाइनिंग करने की आवश्यकता पड़ती है, और इसकी लागत जो है वह भी आंतरिक असफलता की लागत कहलाएगी। क्योंकि पुनः उत्पादन प्रक्रिया अपनाई जाती है, इसलिए पुनः परीक्षण की आवश्यकता होती है और निरीक्षण की भी पुनः आवश्यकता होती है। इस प्रकार से ये सारी प्रक्रियाएं दोबारा करनी पड़ती है। इन सब की लागत जो है वह आंतरिक असफलता की लागत का एक प्रमुख हिस्सा होती है। अंत में जो महत्वपूर्ण बिंदु है वह है ग्राहकों को सुपुर्दगी में देरी। यदि उत्पाद में किसी भी प्रकार की कोई कमी है, उस पर सुधार कार्य करना आवश्यक हो, तब स्वाभाविक सी बात है कि ग्राहकों को उसकी सुपुर्दगी देने में विलंब होता है। इससे जो उत्पाद की बिक्री का समय जो है वो प्रभावित होती है, उसकी संख्या प्रभावित होती है। इससे जो हानि होती है इसको भी हम आंतरिक असफलता लागत का एक प्रमुख हिस्सा मानते हैं। इस प्रकार से हमने तीसरे घटक आंतरिक असफलता लागत के विषय में हमने अभी जाना है। आइए अब हम गुणवत्ता लागत के अंतिम घटक बाह्य असफलता लागत के विषय में चर्चा करते हैं। जब उत्पाद या सेवाएं बिक्री के पश्चात ग्राहकों के हाथों में पहुंच जाती है और तब उस उत्पाद में किसी भी प्रकार की गुणवत्ता में किसी भी प्रकार की कमी या खामी के विषय में जानकारी होती है, तब इस समस्या के कारण अनेक हानियां उत्पादक को उठानी पड़ती है। इन हानियों को ही हम बाह्य असफलता लागत के रूप में जानते हैं। इसके कुछ प्रमुख उदाहरण इस प्रकार से हैं। पहला है वारंटी दावों का निपटान। यदि वारंटी पीरियड के अंतर्गत कोई उत्पाद में खराबी उत्पन्न होती है, तब उसको ठीक करने की या दावों के भुगतान की जिम्मेदारी उत्पादक की होती है। इस प्रकार से इसकी जो लागत आती है या जो हानि होती है, इसको हम बाह्य असफलता लागत का एक महत्वपूर्ण उदाहरण मानते हैं। यदि उत्पाद में ऐसी खामी हो जिसको मरम्मत या सुधार के द्वारा ठीक किया जा सकता हो, तब यह मरम्मत या सुधार की लागत बाह्य असफलता लागत का हिस्सा बनती है। परंतु यदि खामी इस प्रकार की हो जिसको सुधारा नहीं जा सकता, तब उत्पाद के बदले में दूसरा उत्पाद दिया जाता है। इस तरह की हानि जो है बाह्य असफलता लागत का एक उदाहरण है। तीसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु है वह ख्याति के रूप में हानि। जब उत्पाद में इस तरह के दोष पाए जाते हैं, तब उस उत्पादक के विषय में ग्राहकों के मन में नकारात्मक भावनाएं घर कर लेती है और उत्पाद की ख्याति में निश्चित रूप से हानि होती है। इस हानि के फलस्वरूप जो वित्तीय हानि उत्पादक को उठानी पड़ती है, इसको भी हम बाह्य असफलता लागत में सम्मिलित करते हैं। अंतिम जो बिंदु है वह कानूनी व्यय की संभावना। कई बार ग्राहकों के द्वारा कानूनी विकल्प का भी सहारा दिया जाता है। इसके फलस्वरूप हट जाना आदि हानियों से भी उत्पादक को सामना करना पड़ता है। इस प्रकार की हानियां भी बाह्य असफलता लागत के महत्वपूर्ण अंग कहलाती हैं। इस तरह से हमने गुणवत्ता लागत के 4 घटकों के विषय में हमने विस्तृत रूप से जाना है। अब हम गुणवत्ता लागत विधि के महत्व या उपयोगिता का बिंदुवार चर्चा करेंगे। इसमें पहला बिंदु है गुणवत्ता समस्याओं का वित्तीय मापन। अर्थात गुणवत्ता लागत विधि गुणवत्ता समस्याओं का केवल
सैद्धांतिक स्वरूप ही प्रस्तुत नहीं करता, बल्कि यह इसको वित्त के रूप में अर्थात राशि के रूप में, आंकड़ों के रूप में प्रस्तुत करती है। दूसरा जो महत्वपूर्ण इसका महत्व है वह है गुणवत्ता प्रक्रियाओं की तुलना। क्योंकि इस विधि के द्वारा गुणवत्ता प्रक्रियाओं की लागत का राशियों के रूप में आंकड़े प्रस्तुत किए जाते हैं, इसलिए हम विभिन्न गुणवत्ता प्रक्रियाओं की तुलना आपस में कर सकते हैं कि कौन सी प्रक्रिया ज्यादा महत्वपूर्ण है और कौन सी प्रक्रिया कम महत्वपूर्ण है। गुणवत्ता लागत विधि की तीसरी जो महत्वपूर्ण उपयोगिता है वह है गुणवत्ता के स्वरूप की सही जानकारी। चूंकि गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए ढेर सारी समस्याएं सामने आती है, परंतु जब तक इसके स्वरूप की सही जानकारी ना हो तब तक इसको दूर करना काफी कठिन है। गुणवत्ता लागत विधि यह बताती है कि अमुक समस्या रोकथाम की समस्या है या फिर मूल्यांकन की समस्या है, या फिर आंतरिक असफलता के कारण है, या फिर बाह्य सफलता यानी बिक्री के पश्चात की समस्या है। इस प्रकार से गुणवत्ता लागत विधि समस्याओं के स्वरूप को समझने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। अंतिम जो उपयोगिता है वह है गुणवत्ता प्रक्रिया लागत एवं लाभदायकता का चित्रण। चूंकि इस विधि के माध्यम से गुणवत्ता प्रक्रिया की लागत राशियों में प्रस्तुत की जाती है, तब हम इस बात को जानने में सफल हो सकते हैं कि यदि दोषों का रोकथाम किया जाए तो इससे कितनी लाभदायकता होगी, और तब हम गुणवत्ता प्रक्रिया लागत और लाभदायकता इन दोनों की तुलना करने में भी हम सक्षम होंगे। इस प्रकार गुणवत्ता लागत विधि आधुनिक प्रबंधकीय लेखांकन के क्षेत्र में एक बहुत ही महत्वपूर्ण विधि बनकर सामने आई है। अभी अभी हमने गुणवत्ता लागत विधि की उपयोगिता को जाना है। इस विधि में कुछ कमियां भी हैं जिसको जानना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। इसमें पहला बिंदु है गुणवत्ता लागत की माप आसान नहीं। सैद्धांतिक रूप से गुणवत्ता लागत को विभिन्न घटकों में विभाजित किया गया है, परंतु व्यवहारिक रूप में कौन सी लागत किस घटक में सम्मिलित होगी इसको तय करना आसान नहीं। साथ ही साथ उन लागतों के वित्तीय रूप में मापन करना भी आसान नहीं होता है। इस प्रकार गुणवत्ता लागत विधि की यह पहली सीमा है। दूसरा बिंदु है अधिक लागत। चूंकि गुणवत्ता लागत विधि के अंतर्गत बहुत सारी व्यवस्थाएं यानी नियोजन से लेकर बिक्री के पश्चात तक हमको बहुत सारी व्यवस्थाएं करनी पड़ती है। इन पूरी व्यवस्थाओं पर बहुत अधिक खर्च की आवश्यकता होती है, इसलिए छोटे उत्पादकों के लिए यह विधि जो है बहुत महत्वपूर्ण नहीं रह जाती। इस तरह से इस विधि की यह दूसरी सीमा है। तीसरी जो कमी है, चूंकि गुणवत्ता लागत विधि सतत चलने वाली प्रक्रिया है और यह एक साल में इसके माध्यम से कोई लाभ मिलना संभव नहीं है, चूंकि यह कई वर्षों के आंकड़ों का विश्लेषण कर उसका निर्वचन कर कोई सुझाव प्रस्तुत कर सकती है। इसलिए परिणाम मिलने में काफी समय लगता है। इसलिए गुणवत्ता लागत विधि की इसको हम तीसरी सीमा या तीसरी कमी कह सकते हैं कि ये काफी समय में परिणाम देती है। इस विधि की अंतिम जो कमी है वो यह है कि गुणवत्ता लागत विधि एक रिपोर्ट के रूप में, एक सुझाव के रूप में, एक आंकड़ों के रूप में लागत को प्रस्तुत करती है,
परंतु यदि प्रबंधन इस पर उचित कार्रवाई नहीं करता है तो यह पूरी विधि जो है निष्फल हो जाती है, अर्थात इससे कोई भी समाधान या लाभ नहीं मिल पाती। इस तरह से गुणवत्ता लागत विधि की यह अंतिम सीमा या कमी है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि आज हमने गुणवत्ता लागत विधि के विषय में आज हमने जाना है, हमने अध्ययन किया है और हम यह मान सकते हैं कि कमी के बाद भी यह विधि जो है आधुनिक प्रबंधकी युग में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है, क्योंकि इसके माध्यम से हम यह जानने में सक्षम होते हैं कि किसी उत्पाद के गुणवत्ता को बनाए रखने में वास्तव में क्या लागत हमको आएगी, और इसके माध्यम से हम उसका उत्पाद की गुणवत्ता जो है उसको बनाए रखने में सक्षम होते हैं। धन्यवाद।